हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट सीएसई में। इन द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. So today we are going to discuss a new type of scheduling algorithm in which we have to consider CPU burst as well as IO burst, right? So in CPU and IO bound scheduling algorithm we are considering all the facts. We are considering CPU time, we are considering input output time, we are considering priority, we are considering preemption as well, right? So let us move towards this algorithm. Here we are given three processes with burst time, again input output time, again CPU burst time and input output time. Suppose P1 process is executing, is having CPU for 2 unit of time. Suppose उसको IO की रिक्वायरमेंट हो गई, 2 units of IO एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, अगेन उसको CPU की रिक्वायरमेंट होगी और देन अगेन वो IO एक्टिविटी परफॉर्म करेगी. इसके बाद ही जाके P1 प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट कर पाएगी, राइट? तो ध्यान ये रखना है कि जब प्रोसेस नंबर P1 अपना CPU परफॉर्म कर रही थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जब प्रोसेस नंबर P1 अपनी IO एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन CPU वॉन्ट सिट आइडल, राइट? CPU क्या करेगा? CPU किसी और प्रोसेस को सर्व करेगा, राइट? जब प्रोसेस नंबर P1 अपना IO एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, एट द सेम टाइम प्रोसेस नंबर P2 को प्रोसेस नंबर P2 को CPU सर्व करेगा. फिर जब वो अपना IO परफॉर्म करेगी तो CPU अगेन नेक्स्ट वाली प्रोसेस को सर्व करेगा, राइट? इन दिस वे CPU वोंट सिट आइडल, राइट? हमारा मैक्सिमम एम यही रहेगा कि हम CPU को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें. तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स. इनिशियली यू आर हैविंग प्रोसेस नंबर P1. ध्यान से देखेंगे, प्रोसेस नंबर P1 को CPU बर्स्ट लग रहा है 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. तो सभी का अराइवल टाइम ऑल्दो यहाँ पे 0 गिवन है, हम CPU के टाइम की ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं, बट हम IO के टाइम की ओवरलैपिंग जरूर कर सकते हैं, राइट? तो हम देखते हैं कैसे ओवरलैपिंग होती है. इनिशियली 0 यूनिट ऑफ टाइम पे यू आर हैविंग ओनली वन प्रोसेस P1 बिकॉज उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है. ऑल्दो सभी का अराइवल टाइम 0 गिवन है, तो आपके रेडी क्यू में 3 प्रोसेस अवेलेबल है, राइट? ऑल द 3 प्रोसेस आर अवेलेबल इन योर रेडी क्यू, बट हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी है सबसे पहले CPU उसको मिलेगा. तो सबसे पहले प्रोसेस नंबर P1 को मिल गया. P1 को CPU बर्स्ट कितना दिया हुआ है? 2. तो ये चलेगा आपका 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. सो 0 से 2 के लिए P1 CPU के पास था, CPU P1 के पास था. नेक्स्ट अब P1 को IO की रिक्वायरमेंट है, तो एट 2 यूनिट ऑफ टाइम CPU जो है वो अब किसी और प्रोसेस को मिल जाएगा. P1 प्रोसेस जो है ये अपना IO एक्टिविटी परफॉर्म करेगी. कहाँ तक? 2 यूनिट ऑफ टाइम तक. सो 2 से लेके 4 तक P1 अपना IO एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है. एट द सेम टाइम CPU आइडल नहीं बैठेगा. CPU क्या चेक करेगा? अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है उसके पास. तो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके पास P2, राइट? तो अब वो P2 को एग्जीक्यूट करेगा. उसको कितना CPU बर्स्ट टाइम लग रहा है? ओनली 1. तो 2 से लेके 3 तक में CPU बर्स्ट टाइम लग रहा है. P1 प्रोसेस को अगेन CPU की रिक्वायरमेंट है, बट वो अभी CPU नहीं ले सकता क्योंकि अभी वो IO एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है. तो जब तक P1 का 4 टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक CPU अगेन P1 को अलॉट नहीं हो सकता. अभी भी आपके पास 3 यूनिट ऑफ टाइम ही हुआ है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट बारी किसकी हो जाएगी? P3 की. बट P3 को आप CPU कितने टाइम के लिए दोगे? ओनली फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम, राइट? वाई सो? 3 - 1 ये हो गया 2. अभी भी इसका 2 यूनिट ऑफ टाइम रिमेनिंग है. आपने इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए क्यों दिया है? क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी P1 प्रोसेस की है. आप चाहते हो P1 प्रोसेस को जल्दी से जल्दी CPU मिले. P1 प्रोसेस को CPU तब मिल सकता है जब उसकी IO एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए. तो P1 की IO एक्टिविटी 4 यूनिट पर परफॉर्म होगी, तब जाके आप उसको CPU अलोकेट कर सकते हो. तो जैसे यहाँ 3 से 4 हुआ, मतलब इसने 1 यूनिट ऑफ टाइम स्पेंड किया CPU के साथ, और 3 से 4 जैसे ही हुआ P1 अगेन रेडी हो गया, राइट? तो अब P1 की बारी है. P1 को अगेन आपने CPU अलोकेट कर दिया. कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए? ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. 4 + 1 5, राइट? अब आप चेक कीजिए,
जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट कंप्लीट हो जाता है वो अपनी आईओ के लिए नेक्स्ट मूव कर जाती है, राइट। तो जब आपने P2 को शेड्यूल किया था, P2 को ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU चाहिए था, उसने अपना 1 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट कर लिया। अब P2 कैन परफॉर्म आईओ एक्टिविटी, राइट। तो जब ये 2 से 3 टाइम हो रहा था, 3 यूनिट ऑफ टाइम पे P2 अपना आईओ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता था, राइट। तो जब यहाँ बीच में 3 होगा, उसी सेम टाइम पे 3 यूनिट ऑफ टाइम पे P2 प्रोसेस जो है वो अपनी आईओ एक्टिविटी के लिए लग गया, राइट। कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए उसको? आईओ एक्टिविटी कब तक परफॉर्म करेगा? ओनली 2 यूनिट, राइट। तो ये अपना आईओ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा 3 से लेके 5 तक, क्योंकि 3 + 2 हो गया 5। इस 3 से 5 के बीच में P2 की आईओ एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है और 5 यूनिट ऑफ टाइम पे भी आपकी CPU की प्रोसेस अवेलेबल है आपके पास। अब क्या होगा? प्रोसेस नंबर P1 का बर्स्ट हो गया, आईओ हो गया, CPU बर्स्ट अगेन हो गया 5 यूनिट ऑफ टाइम तक। अब अगेन किसकी बारी है? प्रोसेस नंबर P1 के आईओ की बारी है, राइट। तो प्रोसेस नंबर P1 अपना आईओ कब कर सकती है? जब उसका CPU कंप्लीट हुआ होगा। तो CPU उसका कंप्लीट हुआ है 5 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो 5 यूनिट ऑफ टाइम पे प्रोसेस नंबर P1 अगेन अपना आईओ परफॉर्म करेगी, राइट। कितना आईओ की रिक्वायरमेंट है उसको? 2 यूनिट। तो 5 से लेकर 7 तक प्रोसेस नंबर P1 अपना आईओ एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, क्लियर। अब ये 4 से 5 के बीच का जो ड्यूरेशन है, इस 4 से 5 के बीच के ड्यूरेशन के बीच में जो आईओ था, आईओ बफर जो है P1 का, वो आइडल है, राइट। बट आपका CPU आइडल नहीं है। CPU क्या कर रहा है? CPU किसी और टास्क को सर्व कर रहा है। तो अभी हम कहाँ पहुँचे? P2 का भी CPU कंप्लीट हो चुका है, P2 का आईओ कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही P2 का 5 यूनिट कंप्लीट होगा, अब P2 अगेन रेडी है CPU लेने के लिए, बिकॉज इसकी आईओ एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है, राइट। तो अब आप इसकी आईओ एक्टिविटी के लिए P2 को लगा देंगे। P2 लग गया 5 यूनिट ऑफ टाइम पे, कितना चलेगा? 2 तक। तो 5 से लेके 7 तक CPU किसको मिला हुआ है? प्रोसेस नंबर P2 को मिला हुआ है, राइट। प्रोसेस नंबर P3 का आईओ इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि अभी उसका CPU बर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक बर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो अपना आईओ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट। अब P2 प्रोसेस का CPU बर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है 7 यूनिट ऑफ टाइम पे। अब ये अपना आईओ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, 5 से लेके 7 तक P1 का आईओ चल रहा था, P1 का आईओ चल रहा था। आईओ में ओवरलैपिंग हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। P1 का आईओ 5 से 7 तक चल रहा था। P2 का आईओ स्टार्ट होगा 7 यूनिट ऑफ टाइम पे, राइट। तो P2 का आईओ स्टार्ट हुआ 7 यूनिट ऑफ टाइम पे। कहाँ तक चलाना है? ओनली 1 यूनिट। तो 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में प्रोसेस नंबर P2 का आईओ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी। तो आप देख सकते हैं 5 से 7 के बीच में P2 का आईओ क्या कर रहा था? P2 का आईओ कुछ भी नहीं कर रहा था, वो था आइडल, राइट। नेक्स्ट है, अब ये वाला काम भी हो चुका है। अब अगेन किसकी बारी है? P3। P3 को CPU मिलने की बारी है 7 यूनिट ऑफ टाइम पे, राइट। तो P3 को CPU मिला, कितना उसका बर्स्ट टाइम बचा था? 2 का। तो 7 + 2 अब इसको पूरे टाइम के लिए मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि अब और भी कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस नहीं बची है जिसको CPU की रिक्वायरमेंट हो, तो ये अपना पूरा 2 यूनिट्स कंप्लीट करेगा। तो 7 से लेके 9 तक में प्रोसेस नंबर P3 अपना CPU कंप्लीट कर चुका है, राइट। अब 9 यूनिट ऑफ टाइम पे प्रोसेस नंबर P3 का आईओ स्टार्ट हो सकता है। तो 9 यूनिट ऑफ टाइम पे P3 का आईओ स्टार्ट होगा, राइट। कितने आईओ की रिक्वायरमेंट है? ओनली 1 यूनिट। तो 9 से लेके 10 तक में आईओ भी परफॉर्म हो चुका है, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये 9 यूनिट था तब कोई और प्रोसेस हमारे पास नहीं बची है जिसको शेड्यूल किया जाए, और इसको अगेन CPU मिलने के लिए प्रोसेस नंबर P3 को ऑल्दो CPU की अगेन रिक्वायरमेंट है, बट वो इसको CPU तब मिल सकता है जब वो अपनी आईओ एक्टिविटी परफॉर्म करे, और P3 की आईओ एक्टिविटी 10 यूनिट पे कंप्लीट हो रही है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ये कि CPU अब
1 के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए आइडल बैठेगा 9 से लेके 10 तक। जब तक P3 की IO परफॉर्म नहीं होगी तब तक P3 को अगेन CPU नहीं मिल पाएगा। नाउ P3 अपनी IO एक्टिविटी 10 यूनिट ऑफ टाइम पर परफॉर्म कर चुका है, अब उसको CPU मिल सकता है। तो अगेन P3 को CPU मिला फॉर हाउ मेनी यूनिट ऑफ टाइम? फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम। सो 10 से लेके 11 तक इसने अपना CPU एक्टिविटी परफॉर्म किया, राइट। अब IO एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, तो IO एक्टिविटी कब परफॉर्म कर पाएगा? जब इसका CPU एक्टिविटी कंप्लीट होगी। CPU एक्टिविटी कंप्लीट हुई है 11 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो 11 पे मिलेगा CPU फॉर 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, राइट। तो P3 को CPU मिला 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो 11 + 3 हो गया 14, राइट। और जो ये ड्यूरेशन था 10 से लेके 11 था, इसके बीच में जो आपका IO है वो बैठा था आइडल, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस Gantt chart. Now it's time to write completion time. So while writing completion time you need to consider one thing. अगर प्रोसेस नंबर P1 5 यूनिट पे CPU इसका कंप्लीट हो रहा है बट उसका IO अगर 7 यूनिट पे कंप्लीट हो रहा है तो हम IO का मैक्सिमम वाला टाइम कंसीडर करेंगे, राइट। क्योंकि प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? CPU प्लस IO दोनों को कंसीडर करना है, राइट। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 प्रोसेस, राइट हैंड साइड से देखिए, अगर हम CPU वाला Gantt चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे 5 यूनिट हो रहा है, बट अगर हम IO को देखते हैं तो 7 यूनिट पे कंप्लीट हो रहा है, तो हम P1 का कंप्लीशन टाइम 7 कंसीडर करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट P2? P2 का CPU आप चेक कीजिए 7 यूनिट पे हो रहा है, IO भी चेक कर लीजिए 8 पे हो रहा है, तो हम P2 का IO वाला टाइम कंसीडर करेंगे जो कि आएगा 8, राइट। P3 का चेक कीजिए, P3 का CPU 11 पे ही कंप्लीट हो गया था, बट IO कंप्लीट होने में उसको 14 यूनिट ऑफ टाइम लगा था, दैट इज वाई वी विल कंसिडर इट एज 14। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंप्लीशन टाइम, राइट। अब नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम के बारे में आपको पता है, फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सभी का अराइवल टाइम 0 है, तो जो आपका कंप्लीशन टाइम है अगेन यही आपका क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो वही सेम चीज आ जाएगी, आपका टोटल 29, राइट। नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। आज तक हम यही देखते आए हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इस बारी आपको IO भी कंसीडर करना होगा, तो टर्न अराउंड टाइम आपका आया 7 माइनस बर्स्ट में आप क्या देखेंगे? बर्स्ट में ये दोनों बर्स्ट का एडिशन, 2 + 1 हो गया 3, 2 + 1 हो गया 3 माइनस IO का टोटल 2 + 2 4, तो ये आंसर होगा 7 - 3 - 4, राइट। वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस नंबर P2, तो 8 माइनस CPU बर्स्ट कितना है? टोटल 3, और IO में कितना लग रहा है? IO में 1 और 2 3, राइट। अगेन इसका भी चेक कीजिए, तो कंप्लीशन इज 14 माइनस बर्स्ट है 3 + 1 4 माइनस IO का था 1 और 3 4, राइट। तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 7 4, मतलब 7 - 7 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 - 6 2, और ये हो जाएगा 14 - 8 हो जाएगा 6। यस। नाउ रिस्पॉन्स टाइम, फर्स्ट टाइम CPU कब अलोकेट हुआ है माइनस अराइवल टाइम, तो बस आपको तो सिंपल यही कंसीडर करना है, फर्स्ट टाइम CPU अलोकेट हुआ है 0 पे P1 को, P2 को फर्स्ट टाइम CPU मिला है 2 पे, और फर्स्ट टाइम P3 को CPU मिला है 3 पे, तो रिस्पॉन्स टाइम हो गया 5, राइट। अब आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टर्न अराउंड टाइम बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। टोटल टर्न अराउंड टाइम आपके पास आ रहा है 29/3, वेटिंग टाइम 8/3, रिस्पॉन्स टाइम 5/3, राइट। और थ्रूपुट हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोसेस इज 3 बाय टोटल टाइम आपका कितना लगा है, तो टोटल टाइम के लिए
डू रिमेंबर वन थिंग, टोटल टाइम आपका है जो फाइनल लगा है, लास्ट वाली प्रोसेस को अपना आईओ परफॉर्म करने में 14 यूनिट ऑफ टाइम लगा था, तो टोटल टाइम इज 14, राइट। एक चीज़ और होती है सीपीयू यूटिलाइजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपीयू का बिजी टाइम 0 से लेके 11 तक है, बट 0 से लेके 11 तक में 9 से 10 के बीच में सीपीयू आइडल बैठा था, तो हमको इसको कंसीडर नहीं करना है, ये बिजी टाइम नहीं है। तो 11 में से 1 यूनिट माइनस किया तो बिजी टाइम आ गया आपका 10, बिजी टाइम इज 10 बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपको कितना लगा है 14। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 71.4% जो है ये आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन है, बिकॉज आपका सीपीयू आइडल बैठा था बीच में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीपीयू एंड IO बाउंड शेड्यूलिंग। थैंक यू।